सो हे एवरीवन, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड, काफी लंबे समय के बाद हम लेकर के आ रहे हैं फिर से हमारी इंडियन सोसाइटी को, जिसको हमने पूरा करने का ठाना था। अब जब हमने पूरा करने का ठान लिया है तो हम करके दिखाएंगे, ऑफ कोर्स सिर्फ आपकी मदद से। अगर आप हमारे वीडियोस को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे, पसंद करेंगे, उनमें आने वाली कमियों को बताएंगे, तो हम इसे आगे बढ़ा पाएंगे। इसी अपील के साथ चलिए हम आगे बात करते हैं। हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है इंडियन सोसाइटी का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें कि सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में बताया जाता है। वो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन का फैमिली इंस्टीट्यूशन पे क्या इम्पैक्ट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। कई बार का मतलब जैसे कि वर्क फ्रॉम होम का रिलेशंस में क्या इम्पैक्ट है, रिलेशंस वेयर फैमिली ही में तो होते हैं। ये सारी चीजें हम पहले ही देख चुके हैं। इनका रिवीजन जरूर करते रहिए, अदरवाइज ये बिल्कुल काले चोर की तरह आपके दिमाग से निकल के भाग जाएंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमने किनशिप पढ़ा था, हमने मैरिज के टाइप देखे थे, हमने फैमिली इंस्टीट्यूशन को देखा था। जब हमने सेलिएंट फीचर पढ़े तो हमने काफी सारे कीवर्ड्स भी देखे। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से इंडिया ट्रेडिशनलिज्म और मॉडर्निज्म का ब्लेंड है। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। दीज थिंग्स आर समथिंग दैट यू नीड टू इमेजिन। और आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आर्ट एंड कल्चर, किस तरीके से हमारे फेस्टिवल्स, हमारे क्विजाइन, हमारा यूनिक जो सिस्टमैटिक क्लॉथिंग पैटर्न है, वो सब सूट करता है टू आर नॉट जस्ट ट्रेडिशन बट आर साइंटिफिक सिलेक्शन। फिलहाल इसके बारे में हम आगे बात करते ही रहेंगे और रिव्यू करते ही रहेंगे। हम अगर इन सारी चीजों को देखते हुए चलें तो हमें आपसे ये बात भी कर ही लेनी चाहिए कि जब हमने विमेन और विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था तो आपने इससे क्या सीखा था। क्या आपको ये पता चला था कि ये कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है, ये वही है इस स्पेक्ट्रम का पार्ट जो आपने वहां से पढ़ा होगा। इसमें वही पर्टिकुलर एंशियंट इंडिया की नॉलेज आती है जो कि बताती है कि बुद्धिज्म में लेडीज को एंट्री करवा दी गई थी। ये कॉन्स्टिट्यूशन का वही पार्ट है जो आर्टिकल 16 की बात करता है, आर्टिकल 42 की बात करता है, 39A की बात करता है और फंडामेंटल राइट्स की भी बात करता है। ये वही पार्ट है जो कि बताता है कि किस तरीके से डिफरेंट मूवमेंट्स, किस तरीके से डिफरेंट ओकेशंस में हमने देखा है कि विमेन का एक अद्वितीय रोल देखा गया है। इसी के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ हमें आगे बढ़ते रहना होगा और हमें इन्हें याद करते रहना होगा। कहते हैं ना, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट फिर ना आए। ऑफ कोर्स शायद इनमें से कुछ लोग, शायद मीरा आर्या अपनी एज से गई होंगी, पर जो दर्द उन्होंने सहा था वो आपके पास मौका कभी नहीं आएगा कि आप उनसे जाकर के प्रणाम करें और उससे अपने ग्रैटिट्यूड को शो कर सकें। तो इन्हें पढ़ करके ही अपने ग्रैटिट्यूड को शो करिए और आगे बढ़िए। चलिए तो फिर हम वुमेन्स रोल ऑफ वुमेन इन वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन को आगे पढ़ते हैं। आपको ये सारी चीजें आई होप समझ में आ रही होंगी। आपको बिल्कुल ऐसा लगता होगा कि मैं बिल्कुल ऐसे बोलती हूँ जैसे कि कोई ऐसे नेता आकर के बिल्कुल मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं, बट इट इज मोटिवेटिंग, बिलीव मी। बाय द वे, जब हम रोल ऑफ वुमेन इन वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमें कुछ एसोसिएशन याद आने चाहिए, जैसे कि वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन। ये कब बना था? ये तभी बना था जब वुमेन को पहली बार कांग्रेस में एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था, आई थी। तो पहली जो वुमेन प्रेसिडेंट थी वो कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। वो कब आई थी? वो थी आई 1917 में। जब भी मैं आंसर बताने जा रही हूँ उससे पहले आप पॉज करके अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 10 साल बाद एक जरूरत फील हुई। किसको? मार्गरेट कजन को। जो मार्गरेट कजन थे उन्होंने भी इन पर्टिकुलर एनी बेसेंट के साथ मिलकर के, जीना राज बसाक के साथ हेल्प लेकर के पहली वुमेन्स एसोसिएशन कांग्रेस के उस सेशन में बनाई थी जब पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना गया। फिर क्या था? जब हमने वो एसोसिएशन बना दी तो धीरे धीरे काम करते करते हमें लगा कि हमें जरूरत है एक बड़े लेवल पे डिबेट एंड डिस्कशन करने की, जो कि वुमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। वुमेन को एजुकेशन मिलनी चाहिए, वुमेन को अच्छी एजुकेशन के साथ साथ एक स्टेटस में मिलना चाहिए। शी शुड बी ग्रांटेड इट्स ओन
जो उसकी एक टेरिटरी है उसको नहीं छीनना चाहिए। ऑफ कोर्स टेरिटरी नॉट इन जस्ट कि हम लैंड टेरिटरी, बट इट इज ऑफ साइकोलॉजिकल टेरिटरी, इट हैज टू बी एक्सपेंडेड। ओके, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो इन सारी बातों को देखते हुए ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था 1927 में मार्गरेट प्रेजेंस के द्वारा। ये पॉइंट्स छोटे छोटे हैं पर बड़े काम के हैं। इट इज नॉट कि आपको ये याद करनी है, बस आपको ये याद करना है कि कौन सी ऐसी चीजें जो मुझे याद है और मैंने उनको नोटिस नहीं किया। जैसे कि आपको याद था कि पहला जो कांग्रेस का सेशन था जिसमें विमेन एज अ प्रेसिडेंट आई थी, वो था 1917 का। और लेकिन फिर भी आपको नहीं पता था कि विमेन इंडिया एसोसिएशन जो थी वो एनी बेसेंट ने 1917 में ही फॉर्म की थी। आपको ये भी नहीं पता था कि अच्छा 10 साल हो रहे थे और हमें असेसमेंट के लिए ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस करवानी थी। आपको ये भी शायद ध्यान नहीं था कि इनसे पहले भी भारत स्त्री महामंडल जो सरला देवी चौधरानी थी वो 1910 में ही लेकर के आ गई थी। ओके, आई होप ये सारी बातें, ये पॉइंट्स आपको बिना प्रॉब्लम के याद करने की इच्छा भी हो रही होगी और आप याद कर भी रहे होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो भारत श्री महामंडल किसने बनाया था, ये पॉइंट्स है, ये आप बता सकते हैं कि दिस इज दीज रोल। तीन मुझे याद है, मुझे ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस याद है, मुझे वुमेन इंडिया एसोसिएशन याद है, मुझे भारत श्री महामंडल याद है, 1910 में आया था, सरला देवी ने बनाया था। फिर हमने देखा कि भाई नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया कौन कब बनाई गई, ये आपकी बनाई गई मेहरी बाई टाटा जी के द्वारा, मेहरी बाई टाटा जी के द्वारा बनाई गई और ये 1925 में बनाई गई। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आर महिला महामंडल था वो किसने बनाया था, महिला समाज, सॉरी आर महिला समाज किसने बनाया था। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं। रमाबाई रानडे ने कौन सा बनाया था, वो बनाया था लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस 1904 में। कब बनाया था, लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस 1904 में बनाया था। आई नो मैं थोड़ा दिख नहीं रही हूँ आप अभी, क्योंकि मैं अभी आपसे कुछ चीजें पूछ रही हूँ। आप इसको मतलब पर्टिकुलरली अपने बुक्स में ओपन कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। अपने बुक में ओपन करके आप एक बार पिक्टोरियल इमेज भी बना सकते हैं। मैं आपको देती हूँ 10 सेकेंड्स, आप लीजिए वो और याद करिए अभी के लिए सारे की सारी ऑर्गेनाइजेशन। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, नथिंग इज डिफरेंट। सोसाइटी में ऑलमोस्ट सब कुछ आता है, बिकॉज सोसाइटी इज फॉर्म्ड ड्यू टू बायोस्फीयर। बायोस्फीयर नहीं होगा तो बेटा कहाँ जाओगे, तो वही तो है ना। तो ये सारी चीजें भाई भूलना करता ही नहीं है, वी कांट अफोर्ड दैट। चलो, फिलहाल मुझे लगता है मेरी इन बातों में 10 सेकंड हो गए होंगे, ना हो तो पॉज कर लीजिएगा वीडियो और पॉज करने के बाद लिख लीजिएगा ऑनेस्टली। ठीक है, ऑनेस्टी के साथ लिखिएगा, इंटीग्रिटी बरकरार रखिए अपनी, अभी से सीख जाइए और आगे बढ़ते जाइए। चलो फिर क्या है आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं रोल ऑफ वुमेन में। हमने देखा कि हमें ये भी पता है कि कितना जेंडर गैप है हमारे यहाँ। अगर केयर इकोनॉमी में भी हम लोग इन्वेस्ट करें ना, तो मान के चलो कुछ नहीं तो मतलब 1.5 टाइम्स हमारी जीडीपी हो सकती है, ऐसा कहा गया है कुछ रिपोर्ट्स के द्वारा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको चेक भी करने होंगे और याद भी करने होंगे, सो दैट यू कैन मेक योर आंसर इम्प्रेसिव। चलो आगे बात करते हैं रोल ऑफ वुमेन इन वुमेन्स एसोसिएशन में। हमने क्या क्या देख लिया था, हमने देखा था कि किस तरीके से वैदिक पीरियड के गाविष्टी युद्ध से लेकर के मॉडर्न पीरियड के 1857 के रिवोल्ट में रानी की झांसी, है ना, बेगम हजरत महल, ओके, इन सबका, उदा देवी पासी, इनका क्या आपको उदा देवी पासी आपने नाम कभी सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना है तो जान लीजिए इनके बारे में कि किस तरीके से अपने हस्बैंड के मर जाने के बाद उन्होंने उन्हीं के एक मेल के कपड़े पहन करके लड़ाई की थी 1857 के रिवोल्ट में। ठीक है, तो ये सब चीजें आप याद कर लीजिए। याद करना नहीं पड़ेगा अगर आप इन्हें अपना गुरु मान लेंगे, इन्हें मान लेंगे कि जिन्होंने हमारे देश के लिए खून दिया, हमारे लिए खून दिया, हम उनके लिए अपना समय नहीं दे सकते क्या? चलिए, जीवन के कुछ क्षण
नहीं दे सकते हैं क्या? तो बस इन्हीं सारी चीजों के साथ आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में हम बता चुके थे कि भाई हमने देखा है कि यहाँ पर हमारे देश में स्टोरी ऑफ प्रोग्रेसिव डिक्लाइन देखा गया है। हम्म, पर क्यों प्रोग्रेसिव डिक्लाइन क्यों देखा गया? क्योंकि वैदिक पीरियड में तो बहुत अच्छा था, लेटर वैदिक में खराब हुआ। एंशियंट और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब वैदिक लेटर वैदिक से धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, मिडाइवल आया, मिडाइवल में और खराब, है ना? तो ये सारी चीजें हमने देखा कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, वुमेन्स की हालत और खराब से खराब, बद से बदतर होती चली गई। तो ये एक प्रोग्रेसिव डिक्लाइन एक अच्छा वर्ड है। आप वुमेन के केस में जब आप देखते हो टाइम लाइन पे उनका उनका जीवन चित्रण करते हो, तो आप देखते हो कि हाँ भाई, प्रोग्रेसिव डिक्लाइन जो एक ऐसी चीज है जो कि देखने को मिली है। राइट, फिर क्या था? हमने इसी के साथ साथ वैसे ही कुछ चेंजेस देखे हैं हमारी मदर नेचर में। ऐसे ही तो है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारी मदर नेचर भी डिक्लाइन होती जा रही है, डिग्रेड होती जा रही है, डिटेरियोरेट होती जा रही है। ओके, ये सब चीजें हमें ध्यान में होंगी। फिर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ रिफॉर्मर्स उठ के खड़े हो रहे हैं, कुछ ना कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा कि हम एक पंख से कैसे उड़ेंगे, कैसे ऊंची छलांग लगाएंगे एक टांग से। क्यों हमने अपनी एक टांग को अपंग बना के रखा है, और वो कोई और नहीं, हमारे घर की महिलाएं। ये सारी बातें हुई, हमने देखा सेट ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स, set of social things that occurred. Later upon, campaigns started, and later upon, we saw that enormous changes happened just due to that that will that everyone wants. चलो फिर फैक्ट्स वाइज को बात करते हैं कि फैक्ट में क्या है। आपको पता है कि भाई ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट क्या कहती है? ये कहती है कि हमारी जो रैंक है बड़ी खराब है, 135th है आउट ऑफ 146 नेशन। इकोनॉमिक सर्वे में हमने क्या देखा? हमने देखा कि भाई जो जेंडर इक्वालिटी की बात होती है ना, जिसको प्रमोट किया जाता है, हम बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो हमारी जो इफेक्टिवनेस है, जो चीजें हैं, वो और ज्यादा अच्छी हो रही है। एनएफएचएस के अनुसार हमने ये भी देखा कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो घटे हैं। ओके, बाय द वे दिस इज समथिंग की वो आगे की बात है। एनएफएचएस में कॉन्ट्रासेप्शन को यूज करने की भी बात आई कि नाउ जो लेडीज हैं वो यूज कर रही है कॉन्ट्रासेप्शन बाय देयर ओन विल, बाय देयर अवेयरनेस, बाय द एक्सेसिबिलिटी दैट गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड। हमने कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन देखे थे, ये आपको रिवीजन करने होंगे, मैं बीच बीच में पूछती रहूंगी। आर्टिकल 23, 24, 15, 16, 14, 15, 39A बताया था, 42 आपको पता था, 46 आपको एससी एसटी के बारे में पता होना चाहिए। ओके, जो भी वीकर सेक्शन है 47, वही दवा दारू, AK-47 कैन सीरियसली डैमेज योर हेल्थ। हमने याद है, हम सब पढ़ चुके हैं, पर आपको भी याद होना ही चाहिए। क्यों नहीं? आप भी याद क्योंकि कर सकते हैं। फिर हमने देखा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया, हमने देखा कि इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट भी आया हुआ है। फिर 1986 का कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट, एक इंडिविजुअल हु अटेम्प्ट्स टू कमिट सती और असिस्ट सच एन एफर्ट विल बी पनिश्ड। जो भी मतलब से कोशिश करता है कि सती करे, ओके, इनकार्सरेशन करे। ओ माय गॉड, मतलब देख लो, या तो पनिशमेंट होगा फाइन से या फिर इनकार्सरेशन हो सकता है। बहुत बड़ी बात है, ध्यान से देख लीजिए, इनकार्सरेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर जो इंसिडेंट रिप्रेजेंटेशन है ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, ये भी आया हुआ है, और सेक्सुअल हरासमेंट पॉश एक्ट आया हुआ है, और आपका आया हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, अदर लेजिस्लेशंस हैं। तो ये सारे, इसमें से अगर चार भी लेजिस्लेशन यू नो अबाउट इट, तो आपके लिए सिर्फ यहाँ पर नहीं, गवर्नेंस में भी काम आएगा, एथिक्स में भी आपको केस स्टडीज में काम आ सकता है।
फिर इसके अलावा हमने बता दिया कि भाई हमें पता होना चाहिए कि वुमेन डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर बजटिंग, जेंडर न्यूट्रल पॉलिसीज, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। कैपेबिलिटी अप्रोच, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास सीलिंग, क्यूमुलेटिव डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारे यहाँ पे, क्यूमुलेटिव जो हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो बहुत सालों से चला आ रहा है और आज भी हमारे देश को खोखला करता जा रहा है। ऋग्वेदिक पीरियड में भी हमने देखा कि भाई बहुत अच्छा था, लेकिन फिर क्या था, लेटर अपॉन खराब होता गया। ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, इन्हें आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये मैंने रिवीजन अभी अभी करा दिया है। और ये सब मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब ये प्रेजेंट डे मूवमेंट्स कौन कौन से है, जैसे कि एनटीसीए मूवमेंट है ना, जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑफ 2020 इंक्लूड 5 सिटीजन ऑफ इंडिया, वन ऑफ देम वाज Bilkish Dadi, an 83-year-old woman who had served as India's emblem of fortitude and defiance. Okay, जो मतलब मोर इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे 2022 के, जिसमें कि 5 सिटीजन ऑफ इंडिया इंक्लूडेड थे, और उनमें से एक थी बिल्किश दादी। तो भाई एंटी-सीए मूवमेंट में इन लोगों ने पार्ट लिया होगा, फर्स्ट लिखा है तो। एंटी फार्म लॉ प्रोटेस्ट, 50,000 वुमेन ने पार्ट लिया था, ऑर्गेनाइज किया था, वुमेन अक्रॉस नॉर्थ इंडिया। आफ्सा जो प्रोटेक्ट्स है, फ्रॉम शर्मिला एंड मदर्स ऑफ मणिपुर। ओके, अरोम शर्मिला, सॉरी फ्रॉम नहीं, अरोम शर्मिला नाम है, क्या नाम है, इरोम शर्मिला। फाइन। 8th Assam Rifle, November 2000, murder of 10 people served as the impetus for activists from Sharmila, sometimes known as Iron Lady of Manipur, to sit in a silent protest against AFSA. बहुत जरूरी है आप सबको, आप को थोड़ा ध्यान से उसको सोचना, उसके बारे में बात करना। तो हमने ये सारी मूवमेंट्स कुछ अभी रिसेंटली देखी है। फिर हम बात करते हैं जेंडर्ड आइडिया ऑफ सिटीजनशिप। जब आप जेंडर्ड आइडिया ऑफ सिटीजनशिप की बात करते हैं, तो जो डिफरेंट सिटीजनशिप प्रिविलेजेस होते हैं वो अप्लाई होते हैं वुमेन पे। ओके, उनकी जो जेंडर्ड सिटीजनशिप होती है, एक्सपीरियंस ऑब्वियस इन दी जो सिविक डोमेन्स होते हैं, पब्लिक प्राइवेट ड्युअलिटी, ये सब में आपको देखने को मिलता है कि भाई उनके अलग ही टाइप की, भी पब्लिक में भी तुम्हें अपने हिसाब से काम, मतलब उसके हिसाब से काम करना है, और प्राइवेट में भी आपको काम अच्छे से करना है। दैट मीन्स यू हैव टू गो आउट एंड यू हैव टू सर्व एंड यू हैव टू कम बैक। दैट इज ऑल्सो वन थिंग कि आप ले सकते हो। अदरवाइज पब्लिक प्राइवेट डुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कि आप यूज भी कर सकते हैं। यू मस्ट नो दिस एंड आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज इफ यू एन गो यू इफ यू कांट रिवाइज इन दैट मैनर, प्रॉब्लम होती है, बट नो प्रॉब्लम, यू विल नॉट फॉरगेट, आई मेक यू रिवाइज। ओके, according to this paradigm, men belong to public and women in the private. Women protesters claimed the public as well as the republic during anti-CAA demonstration. तो भाई क्या था, लोग कहते हैं कि भाई बाहर का मेन संभालेंगे, अंदर का फीमेल संभालेंगी, पर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है क्या, कहीं पे ऐसा मतलब गड़ा हुआ है कि नहीं, ऐसे हो गया तो फिर गड़बड़ हो गई। देन हमें क्या है कि हमें देखना होगा कि हाउ इट कैन बी इक्वलाइज, कि इसे इक्वलाइज कैसे किया जाए, किस तरीके से किया जाए। ओके, तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे। अगर हम देखें इसकी इस पैराडिम के अकॉर्डिंग, तो हम देख सकते हैं कि जो वुमेन प्रोटेस्टर्स जो थी सीएए में, उन्होंने बोला कि भैया हम पब्लिक प्राइवेट हर एक प्लेस अब हमारा है, हम लेंगे, और हम अपनी जो पॉलिटिकल विल है उसको शो भी करेंगे, मैनिफेस्ट भी करेंगे और मनवाएंगे भी। आई विल गेट इट इन्फोर्स्ड बिकॉज द थिंग्स दैट आर बीइंग डन टू अस आर नॉट जस्ट इम्पैक्टिंग यू बट वी ऑल्सो। तो इस तरीके से उन्होंने तेजी से चीखते हुए चिल्लाते हुए बात करी, और ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। अब बात आती है कि जो वुमेन थी उनका पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या रोल रहा, क्या उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए, क्या कुछ ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, ऑफकोर्स कर रहे हैं।
तभी हम देखते हैं कि विमेन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको अलग अलग संस्थाएं अलग अलग जगहों से आपको आवाजें सुनाई देती हैं कि भाई वो आवाजें कौन उठाता है। उस वो है इंडियन एसोसिएशन ऑफ वुमेन्स स्टडीज, और ये बना था 1981 में। क्यों बना था ये? क्योंकि ये आपका पर्टिकुलरली बना था कि उनको रिसर्च करने के लिए और इंस्ट्रक्शन मिलने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये कुछ पर्टिकुलर बुक्स भी पब्लिश करते हैं। तो 1981 में एक एकेडमिक एक्टिविस्ट जो वुमेन थी उनके लिए ये पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन था बनाया गया। तो वुमेन की स्टडीज के लिए बनाया गया है। तो सिंपल सी चीज है, आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं दैट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये कहीं ना कहीं बात करेगा। स्वाधीन सेल्फ एस्टीम वुमेन एक है 1986 का। आप इसका एग्जांपल डाल सकते हैं, यू डू नॉट नीड टू नो मच अबाउट इट, कि इसके बारे में एग्जैक्टली नहीं पूछा जाएगा। बस आप ये याद रखिए, हाँ स्वाधीन भारतीय ग्रामीण महिला संघ बनाया गया। ये आपका स्टेट पीसेस में भले ही आ जाए कि ये कब क्या हुआ, लेकिन बट आपको बस इतना ये चीज है कि आप सिर्फ नाम याद रखें जिससे कि आप एग्जाम्पल दे सकें कि हाँ ये पर्टिकुलर जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है उनका ये रोल रहता है, और आप इस तरीके से रोल आप भले ही बता सकते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉलिटिकल में कौन से हैं। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन है जो कि 1981 में, यानी कि जो इंडियन एसोसिएशन का था वुमेन स्टडीज का उसके साथ बना। नो नीड टू बी वरीड कब बना क्या हुआ, बट इतना याद रखिए कि हाँ कुछ 81 के आसपास बना हुआ है। ये पैन इंडिया है और ये कहता है कि भाई इंडिपेंडेंस इक्वालिटी और डेमोक्रेसी के बारे में बात करता है कि भाई हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर लेजिस्लेचर में जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वुमेन का स्पेशली पार्लियामेंट में, उसके बारे में ऑफकोर्स ये बात करता ही होगा। इकोनॉमिक की अगर बात करें तो सेवा फाउंडेशन आप देख सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन्स एसोसिएशन, अन्नपूर्णा महिला मंडल, ये सब आप याद रख सकते हैं। दिस इज वन दैट यू मस्ट बी नोइंग अबाउट। ओके, मतलब नाम सिर्फ याद रखना जरूरी, ज्यादा जरूरी नहीं है, बिल्कुल अंदर तक घुस के जाने की जरूरत नहीं है आपको। अन्नपूर्णा महिला मंडल, सेवा हो गया, ऑल इंडिया एसोसिएशन फॉर वुमेन्स स्टडीज है ना, इंडियन एसोसिएशन ऑफ वुमेन्स स्टडीज, स्वाधीन, ये स्वाधीन और सेवा ये दो आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। एडवा, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन, ये कुछ आई थिंक इट इज okay and good that if you remember and you can give examples of like, ये नाम आपके लिए जरूरी है कि भाई हाँ इन्होंने कुछ काम किया। यू कैन सर्च समटाइम्स, कभी बैठे हैं तो कभी सर्च कर लिया कि हाँ हाउ दीज आर वर्किंग, हाउ यू विल वर्क विद देम, सो दिस इज हाउ यू कैन डू। इफ यू वांट यू कैन पॉज एंड सर्च इवन राइट नाउ, इट इज इवन बेटर। अब बात करते हैं वुमेन और एजुकेशन की। तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे जो अभी लिटरेसी रेट देखी गई है वो है 65%, अराउंड 65-66%, जबकि जो मेन की है वो 80% है। केरला में हाईएस्ट है, उत्तर प्रदेश बिहार में सबसे कम है ये। इट इज ओके फाइन, यू नो इस टाइम में ये होता है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ग्रेजुएट होती हैं वुमेन, लेकिन 19th नंबर पे हम लोग आते हैं कि हम वुमेन को हायर करें। हायर एजुकेशन की अगर बात करें तो ऑल इंडिया सर्वे हुआ था और हायर एजुकेशन का 1920 के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि जो फीमेल स्टूडेंट हैं वो 27.3% होती हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जो कि पर्टिकुलरली मेल स्टूडेंट से तो ज्यादा ही है, क्योंकि उनका जो एनरोलमेंट है वो है 26.9% का और वुमेन का ज्यादा है। तो हायर एजुकेशन में इट इज अ गुड कि हाँ भाई एनरोलमेंट रेशियो अच्छा है एंड वी आर सीइंग इट इन द गुड वे। ओके, तो ये अच्छी चीज है। नाउ कमिंग टू द एसडीजी 4, हम देखते हैं कि इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाती है और कही जाती है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है वुमेन की एजुकेशन का इंडिया में। आप इसको मत देखो, यू थिंक ऑन योर ओन। कहते हैं ना कि इफ यू टीच अ मैन यू टीच अ मैन, इफ यू टीच अ वुमेन यू टीच अ जनरेशन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यस देयर आर वेरियस जो बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप पहला तो आप यही देख लो कि उसके इंडिविजुअल लेवल पे अवेयरनेस बढ़ता है, एम्पावरमेंट होती है, एम्पावर होती है वुमेन और इक्वालिटी प्रमोट होती है। फिर उसके बाद अब थोड़ा सा बाहर जाते हो तो आप उसको देखता है इकोनॉमिक की, शी इज देन वेल वर्स, इकोनॉमिकली फायदा होता है, शी कंट्रीब्यूट्स टू दी इकोनॉमी, एलएफपीआर बढ़ता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का क्या अभी केस चल रहा है, मतलब
क्या कितना है, कितना नहीं है, कितना हमें बढ़ाना चाहिए, किस तरीके से डिक्लाइन किया है, किस तरीके से गिग इकोनॉमी का जो क्वेश्चन आया था वो आप कैसे टैकल करते हैं, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए. यू शुड बी 2 steps ahead of mine. ओके. देन हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, बिकॉज शी नोज कि हाँ भाई बार बार तलने से कोलेस्ट्रॉल, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो फिर एसडीएल एलडीएल उसको पता होता है फीमेल को. तो हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं, अवेयरनेस होती है, इक्विटी होती है, और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका अच्छा होता है. ऑफ कोर्स अगर वो पढ़ी लिखी होंगी तो वो कहीं ना कहीं जाके वोट करने के महत्व को समझेंगी. जबकि अगर आप कहीं गांव में जाएं तो कई बार फीमेल वोट करने भी नहीं जाती हैं, शी दे आर नॉट इंटरेस्टेड मच. तो वो सब वोट करने जाएंगी, वो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को कहीं ना कहीं इन्फोर्स कराने में, डेलिब्रेशन में आगे बढ़ेंगी. तो देयर आर बेनिफिट्स. ओके. तो आई होप इतना, मतलब ये 5 बेनिफिट्स भी इफ यू रिमेम्बर ना, कि देयर आर हेल्थ बेनिफिट, जनरेशनल बेनिफिट, economic benefit, political benefits are there, that they will increase representation, right? And they will be placed at positions where it is needed that they should be there for sensitization of the institutions. ये सारी चीजें हम लोग लिख सकते हैं. और जेंडर इक्वालिटी, सोशल डेवलपमेंट, इन्फेंट मोर्टालिटी, पॉवर्टी, जेंडर इक्वालिटी, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये सब तो वही सब है ना. क्या है हेल्थ बेनिफिट्स में? वुमेन मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो होती है वो बहुत जरूरी है. दे डोंट नो अबाउट द थिंग्स. मैनी आई बिलीव, आई फॉर्मली बिलीव दैट, आई थिंक वेरी फ्यू माइट बी नोइंग अबाउट दी डिफरेंट डिफरेंट जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे यूज करने के लिए. दे माइट नॉट नो. और अगर उन्हें पता भी होगा तो वो कहीं ना कहीं वो जो मिसकंसेप्शन होती है, वो ट्रैप में फंस जाते हैं कहीं ना कहीं, वो सारी चीजों से नहीं निकल पाते हैं. इफ दे डू नॉट नो वेल about the things, and if they do not know that, how can they take, like fetch their that information. So you do not need to read this, है ना. तो हेल्थ बेनिफिट ये सब पूरा काट दो. बस आपको क्या क्या याद रखना है. नाउ लेट्स डू वन थिंग, कि भाई हेल्थ बेनिफिट होता है, एग्जाम्पल में देख लिया मेंस्ट्रुअल हाइजीन साइकिल. पावर्टी में एग्जाम्पल वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, राइट. फिर और इसको थोड़ा सा मतलब छोटा कर देते, LFPR कर दो भाई, है ना, 33%. डन. फिर जेंडर इक्वालिटी का एग्जाम्पल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, VVP. फिर सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है, वो कोठारी कमीशन, वो जो रिकमेंड कर रहे थे एजुकेशन का, कोठारी कमीशन. रिडक्शन इन मोर्टालिटी, इसमें कोई एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता होता है ना कि भाई हाँ वो किस तरीके से खिलाएं पिलाएं, किस तरीके से रखें. और अभी तो जो 1000 करके कुछ ऐसा ऐप आया है, वो भी वो डाउनलोड करके देख सकती हैं कि हाँ भाई देखो बच्चे को ऐसे रखना चाहिए, ऐसे खिलाना पिलाना चाहिए. देन इंक्लूसिव ग्रोथ एंड ऑफ द सोसाइटी. देन इट इज नॉट नीडेड कि आप सबके एग्जांपल लिखो. अगर आपको 5 पॉइंट आ रहे हैं, 3 के एग्जांपल आ रहे हैं, इट इज ओके दैट यू जस्ट पुट एग्जांपल्स ऑफ 3. कुछ नहीं से कुछ अच्छा. डोंट बी वरीड कि भाई नहीं नहीं मुझे कुछ के आ रहे हैं कुछ के नहीं आ रहे हैं, कैसा लगेगा. इट इज ओके, इट इज completely fine to do what you know. ना वर्ल्ड बैंक क्या कहता है कि जो अगर आप, ये कोई चैरिटी नहीं है जो आप सोच रहे हो कि हम अगर विमेन को एजुकेट कर देंगे तो हम बहुत बड़ा काम कर लेंगे. ये बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि ये गुड इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है. ये पावर्टी कम करेगा. अभी आप एक व्यक्ति काम करता है, फिर 2 व्यक्ति काम करेंगे. दोनों व्यक्ति को, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पैसा कमा के ला रहा है तो वो इन्वेस्ट एटलीस्ट कर देंगे. अगर वो काम नहीं भी करती हैं, इफ शी डज नॉट जनरेट, शी कैन इन्वेस्ट, right? So if she invests, she will get you money from your own money. So that is how it happens, and that is how it must happen. I hope इतनी सारी चीजें सारी समझ में आ रही होंगी. And countries must educate their women. In India, literacy is considered a key to economic, socio-economic progress. Of course क्या है कि भाई अभी भी एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्या आती हैं women के साथ, कि आज भी कुछ ना कुछ पेरेंटल एटीट्यूड अलग है. कहीं ना कहीं सोसाइटी इज स्टिल इन दैट ऑर्थोडॉक्सिकल थॉट, राइट. इट इज और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो बिजनेस में हम देखते हैं कि प्रैक्टिसेस, नॉट गुड प्रैक्टिसेस आर दैट कॉमन, राइट. और ये भी चीज है. तो हम देखते हैं कि भाई कोई स्कूल फैसिलिटीज नहीं है, फीमेल टीचर्स
का होना जरूरी है। फीमेल टीचर्स नहीं मिलती हैं हमें हमारे स्कूल्स में कई सारी। आपको पता होना चाहिए कि 70, आप देख सकते हो कि 73 टीचर्स हैं पर 100 मेल टीचर्स। सो देर इज अ स्क्यूड रेशियो, ऑफ कोर्स देर इज अ स्क्यूड रेशियो। फिर डिक्लाइनिंग रेट ऑफ इंडियन वुमेन एंगेजमेंट इन द लेबर सेक्टर, तो लेबर सेक्टर में एंगेजमेंट का उतना हो नहीं पा रहा है। यू नो दैट कि 19 जितनी भी स्टेम में जा रही है, मतलब हम लोग ज्यादा से ज्यादा करते हैं ग्रेजुएट लड़कियों को, लेकिन उन लड़कियों में से हम लोग बहुत कम को हायर करवा पा रहे हैं और हम लोग 19th पोजीशन पर हैं वर्ल्ड में। तो दैट इज वन थिंग जो हमें पता होना चाहिए। एंड इट इज ओके कि आपने सोच लिया पेरेंटल का क्या एटीट्यूड है, स्कूल में क्या है, और आपकी स्कूल फैसिलिटीज, टीचर का, ये सारी चीजें आप देख सकते हो कि ये होना चाहिए। आप गवर्नमेंट स्कीम्स में बेटी पढ़ाओ, गति स्कीम, वेस्ट, सर्ब, 4 भी याद होगा ना। बायोकेयर आपको पता है, बायोकेयर किस लिए है कि आप बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च, आप एनहांसमेंट के लिए कि हाँ भाई रिसर्च रीओरिएंटेशन प्रोग्राम। ओके, तो ये पॉइंट आई होप आपको याद रहेगा। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस। ओके, ये सब चीजें देखो, ये ना नॉर्मल सी चीजें, ये सब ना थोड़ा प्रैक्टिस करनी होगी थोड़ी सी। कुछ जो मैंने स्टेम का जो डेटा वेटा बताया, बस डेटा याद करने की जरूरत है। अदरवाइज तो आप जान सकते हो, पॉवर्टी, जेंडर इक्वालिटी, सोशल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, बस सिर्फ और सिर्फ आपको याद करना अपना सिलेबस। सिलेबस में जो जो प्रॉब्लम्स बताई हो वो सब को उठा के डाल दो, बस खत्म। ठीक है, ओके। गति स्कीम तो पता है ना, गति स्कीम किस लिए है, कि इसके थ्रू एक्चुअली होता क्या है कि इसमें क्या करेंगे कि ये लोग कहीं ना कहीं जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो जेंडर एडवांसमेंट करेंगे और इंस्टीट्यूशंस को ही ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट कमिंग टू दी, ऑफ कोर्स डोमेस्टिक वायलेंस, वो कहीं ना कहीं पेट्रियार्कल माइंडसेट होता है और अवेयरनेस नहीं होती है। अब ऐसा तो नहीं होता है ना कि सिर्फ एक ही तरफ से सारी चीजें, अगर कोई व्यक्ति सहता जा रहा है वंस, ट्वाइस, थ्राइस, इस तरीके से, तो इट डिपेंड्स। नाउ तो फिर बात करते हैं कि क्या क्या मतलब मेजर्स हैं कुछ, कि हम इसको क्रिमिनल ऑफेंस मानते हैं। सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी बोलता है कि अलग अलग तरीके का वायलेंस, अब्यूज, ये सब क्रिमिनल ऑफ कोर्स है, क्रिमिनल क्राइम है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लाया गया है और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। और स्वाधार गृह स्कीम है। स्वाधार गृह स्कीम की भाई जो फंडामेंटल नीड्स होती है वुमेन वल्नरेबल circumstances में, इंक्लूडिंग who have lost their homes owing to conflict in their families, अगर उनकी फैमिलीज में ही conflict है और प्रॉब्लम्स है, तो ऐसे केस में वो लोग पर्टिकुलरली आकर के कर सकते हैं, मतलब रह सकते हैं घर में। ठीक है, जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हो। नाउ सखी है, वन स्टॉप सेंटर है। दीज जो भी वन स्टॉप सेंटर है, ओएससीज हैं, ये वुमेन को जो जिनको कोई वायलेंस जिन्होंने फेस किया हो, जो नीड में हो, उनको इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ओके, जिसमें पुलिस फैसिलिटी हो गई, मेडिकल केयर, लीगल सपोर्ट, थेरेपी, साइको सोशल सपोर्ट, ये सारे के सारे सपोर्ट आपको मिलते हैं। तो ये आप पॉइंट याद रख सकते, सखी हो गया, स्वाधर गृह स्कीम, क्रिमिनल जो ऑफेंस माना जाता है, इसे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। और ड्राउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये सारी चीजें आप स्वाधार गृह योजना स्कीम याद रख सकते हैं। सखी है, सखी अच्छा मतलब सुनने में मतलब ऐसा लगता है, इट जस्ट कनेक्ट्स टू द एग्जामिनर, तो अच्छा लगेगा अगर आप ये सखी लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है वुमेन से रिलेटेड मैरिटल रेप की। तो मैरिटल रेप में जो सेक्शन 375 है आईपीसी, the activities that constitute a men committing rape are defined under it. सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि women had the right to safe abortion regardless of their marital status and that marital rape should be included in the definition of rape for the purpose of the medical termination of pregnancy. तो मतलब it is not कि अगर आप मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवाने जा रहे हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ मैरिटल रेप, बट अगर आप उसको सजा दिलवाने जाते हो तो स्टिल इट इज नॉट कंसीडर्ड मैरिटल रेप।
तो सजा दिलवाने के केस में नहीं हो सकता, बट यस फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इट इज कंसिडर्ड एज अ मैरिटल रेप। ओके, तो वो चीज आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेज की जो कंट्रीज जो कि मतलब क्रिमिनलाइज कर चुकी हैं मैरिटल रेप को, वो आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका सिंस 1993 और मैरिटल रेप हैज बीन प्रोहिबिटेड देयर एंड कनाडा। सो ये सारी चीजें अब अगर कभी भी मतलब आई फील कि अगर कभी भी इनके बारे में जानना हो ना, यू कैन टेक अ पॉज एंड यू कैन सर्च कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द मैरिटल रेप जो जो क्रिमिनलाइज किया गया है, क्या उससे मतलब देखने को मिले हैं रिजल्ट इन अदर कंट्रीज, सो दैट यू कैन सी दैट केस स्टडीज एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ भाई मैरिटल रेप को जैसे क्रिमिनलाइज किया तो क्या क्राइम कम हुए या फिर रिपोर्ट ज्यादा हो गए, और या फिर अगर रिपोर्ट ज्यादा हुए भी तो उनका क्या सोल्यूशन निकला। इज सोसाइटी ट्रांसफॉर्मिंग और आर दे अंडरस्टैंडिंग, तो ये पॉइंट्स आप देख सकते हैं, वहाँ के केस स्टडीज देख सकते हैं, डायरेक्टली देख सकते हैं, एंड आई थिंक फ्री टाइम में ऐसा देखना अच्छी बात है। मैरिटल रेप के केस में एक बात तो पक्की है कि अगर ये इन्फोर्स हो जाता है तो दिक्कतें भी काफ़ी होंगी कि भाई फेक कोई पर्टिकुलर कोई एक्यूजेशन लग जाती है, प्रूव करने में प्रॉब्लम होगी, और इसकी मेन चीज़ है आपको पॉजिटिव नेगेटिव पता होनी चाहिए। आप सर्च कर सकते हैं, कुछ केसेस देख सकते हैं। इसमें एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें कि पर्टिकुलरली आप देखेंगे बाहर के केसेस में कि हालांकि प्रॉब्लम्स देखी जा सकती हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़ी है तो केसेस रिपोर्ट किए जाने लगे हैं, और 30% तक केसेस कम हुए हैं फॉरेन कंट्रीज में भी। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो मैरिटल रेप के केसेस हैं वो 30% तक कम हुए हैं। तो फिर कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर अगर इसको इन्फोर्स करवाया जाता है तो फिर जो केसेस हैं वो कम हो सकते हैं, सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़ सकती है, बिलीव बढ़ सकता है फीमेल के अंदर। हालांकि हमारे यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है कि एग्जिस्टिंग लॉज के ऊपर भी बिलीव नहीं है लोगों का, पर फिर भी हम अगर ऐसा कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं फायदे तो जरूर से जरूर होंगे। तो ये चीज हमने देख ली। अब बात कर लेते हैं साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में। साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अभी रिसेंटली एक केस आया था जिसमें कि शायद 17 टू या 18 ईयर्स ओल्ड जो गर्ल थी, वो उसने सुसाइड कर लिया था, और दैट वाज अ फाइनेंशियल फ्रॉड बाय द वे। लेकिन ज्यादातर कई सारे केस हो रहे हैं सेक्सटॉर्शन ऐसा करके भी आते हैं, चीजें आ रही हैं जो फीमेल मेल हर एक पर्टिकुलर के अगेंस्ट में केसेस देखी गए हैं। तो साइबर क्राइम हो रहे हैं, और इसमें हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि मॉर्फिंग हो रही है, साइबर पोर्नोग्राफी हो गया और ब्लैकमेलिंग स्टॉकिंग, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। हम ये देख रहे हैं कि लगभग लगभग 52,000, आई मीन आप बोल सकते हो क्योंकि 952,900, तो फिर 53,000 अराउंड अप्रोक्स केसेस जो है वो जो रिपोर्ट करे गए हैं, और इवन 6% का राइज देखा गया है 2022 में। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा केसेस हैं, और मेजोरिटी जो साइबर क्राइम इंसिडेंट है वर्ल्ड वाइड वो तेलंगाना में मतलब हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, जहां पर इंसिडेंट 282%। माई गॉड, इतना डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इतना याद रखो कि आप तेलंगाना याद रख लो, बहुत ज्यादा है और दुगने तिगुने बढ़ चुके हैं। और बस ये चीज आप याद रखो कि हाँ साइबर क्राइम के केसेस बढ़ रहे हैं और बहुत ज्यादा ऑलरेडी है, 53,000 अराउंड केसेस ऑलरेडी है। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, बैठी है क्या, नहीं, I4C करके लाई हुई है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर करके लाई है, वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं और हेल्प होती है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी है जो कि पॉसिबल बनाता है फॉर द जनरल पब्लिक टू रिपोर्ट इंसिडेंट्स, तो वो आराम से इंसिडेंट रिपोर्ट कर पाए। साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन स्कीम भी है, ये असिस्ट करती है स्टेट्स को कि किस तरीके से साइबर फोरेंसिक ट्रेनिंग फैसिलिटीज को स्टैब्लिश किया जाए, कि जूनियर जो साइबर कंसल्टेंट हैं उनको कैसे ट्रेनिंग की दी जाए, कैसे उनको हायर किया जाए, इसके बारे में बात होती है साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन के बारे में। तो I4C याद रखिए, दिस इज नथिंग बट साइबर क्राइम के लिए है। प्रोस्टिट्यूशन की हम केसेस देखते हैं, प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज कर दिया गया है, इसके अपने प्रॉस एंड कॉन्स। जब भी आप कोई पॉइंट देखें, कोई इंसिडेंट देखें, तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में जरूर सोचिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो लीगलाइज किया है इस प्रोफेशन को, इससे क्या फायदे क्या नुकसान होंगे। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो
अक्नॉलेज करती है सेक्स वर्कर्स को एज अनऑर्गेनाइज लेबर इन 2020। नाको जो है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, वो बताती है कि जो 8,000 फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं जो इंडिया में एम्प्लॉयड हैं, उनमें से 6,000 ने देखा है कि उनको फिजिकल अब्यूज झेलना पड़ा है, माल ट्रीटमेंट उनके साथ हुई है। जस्टिस वर्मा कमीशन ने भी बताया था। देखिए, आपसे अगर मैं पॉजिटिव निगेटिव पूछ लूं, आप पॉज करिए वीडियो को, सोचिए क्या हो सकते हैं पॉजिटिव निगेटिव में प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज करने की। तो लीगलाइज करने के ऐसा भी हो सकता है कि भाई जबरदस्ती कंपलसरी काम करवाया जाए और ये जो ट्रैफिकिंग है और बढ़ जाए, क्योंकि अब लीगलाइज हो गया है तो फिर उनको इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी या इस तरीके से उनको थ्रू केमिकल्स करवाया जाएगा काम की भाई प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। और ये बुद्धदेव कर्मसाकर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल था, उन्होंने बोला था कि जो केस दैट सेक्स वर्कर्स हैव राइट टू डिग्निटी, उनको डिग्निटी का राइट है। तो भाई जो डीक्रिमिनलाइजेशन किया गया उसमें बोल रहे हैं कि भाई ह्यूमन राइट्स को हम डिग्निटी देते हैं, हम एक्सेस टू जस्टिस को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर हम बाई चांस किसी पुलिस के पास अपनी प्रॉब्लम को लेके जाते हैं तो वो तो हमारी बात सुनेंगे नहीं, वो तो हमको स्वयं ही प्रॉब्लम। आपने कितनी मूवीज देखी होंगी, कितनी आपने एक कोई पर्टिकुलर है जो यूनाइटेड नेशंस में एज अ लीगल कंसल्टेंट है, वो ट्रांसजेंडर हैं, नाम मुझे आते हैं शायद, मेरे ख्याल से लक्ष्मी नाम है मे बी। तो उन्होंने जो है उन्होंने बताया कि उनके साथ भी इस तरीके से मिसबिहेव हुआ था। एक्चुअली वो सिक्योरिटी जो होती है प्रोवाइड करवाती थी, मतलब ऐसे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाती थी, कॉन्डम्स प्रोवाइड करवाती थी और पिल्स प्रोवाइड करवाती थी टू दो जो सेक्स वर्कर्स होते, तो वो वहां जा जाके हेल्प करती थी लड़कियों की। तो इससे मतलब इतनी हेल्प करती थी, और उसी एरिया में जाने के बाद उनके साथ बहुत सारी चीजें गलत हुई, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार हुई, उनको झेलनी पड़ी, उनके घर से उनको माँ बाप ने निकाल दिया था। तो वो नाम आप उनका याद रख सकते हैं, उनका तस्वीर तो आपको याद होगी अगर कभी आपने उनके बारे में देखा होगा तो। फिर हेल्थ सर्विसेज उनको एनहांस हो जाएगी कहीं ना कहीं, ऑफ कोर्स, क्योंकि देखिए, बिकॉज इवनिंग उनके फ्रीक्वेंटली द बिजीएस्ट स्टार होते हैं सेक्स वर्कर के लिए, हैविंग मोर फाइनेंशियल सपोर्ट मेक इट पॉसिबल टू परफॉर्म हेल्थ आउटरीच इन द इवनिंग। तो मतलब हेल्थ आउटरीच उनको मिल सकता है। रिस्क ऑफ HIV सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ओवर द कोर्स ऑफ फॉलोइंग 10 years, डिक्रिमिनलाइजेशन सेक्स वर्कर माइट प्रिवेंट अप टू 46, सोच लो भाई 46% ऑफ द जो न्यू HIV। आपको मतलब जानकर बहुत अजीब लगेगा कि एक गांव में बहुत सारे, आई मीन मोर देन 50% जो लोग थे वो HIV पॉजिटिव पाए गए। दिस इज ह्यूज, ये एपिडेमिक की तरह फैल सकता है। और इससे क्या होगा, इससे इफेक्टिव रिस्पॉन्स होगा ट्रैफिकिंग को, क्योंकि देखो सेक्स वर्क, वाओ ऐसा भी हो सकता है, सेक्स वर्कर कैन बी नेचुरल अलाइज इन द बैटल अगेंस्ट ट्रैफिकिंग एंड मे बी इन पोजिशन टू डायरेक्ट विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग टू द राइट रिसोर्सेज। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अलाउिंग द इफेक्टिव रिस्पॉन्स। तो मतलब वो क्या हो सकता है, मान लो कि ट्रैफिकिंग हो गई है ना, अब ट्रैफिकिंग हो गई है, अब ये लीगलाइज हो गया है, तो अब जो विक्टिम, जो पर्टिकुलर विक्टिम है, वो जाके बोल सकती है कि नहीं नहीं मुझसे जबरदस्ती ये काम करवाया गया है, आई एम नॉट क्रिमिनल। और अगर वो जाती है तो अगर मान लो उसको बोलेंगे कि भाई चलो ठीक है आज मैं ये काम करती हूँ, बट व्हेन आई एंटर्ड इनटू दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, तो मुझे जबरदस्ती, मुझे मुझे ऐसी, मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई, उनको आप करिए, क्योंकि आप वो दूसरों को पकड़ेंगे तो दे कैन गो। और ऐसा होता है, कोई अपनी मर्जी से नहीं जाता है उस एरिया में, वो उनके साथ ऑफ कोर्स होता है। और भी बहुत सारी बहुत खराब इमेजेस हैं वो तो फिलहाल। फीमेल 46, मेन चीज है आप इससे रिलेटेड डेटा याद रखिए कि 46% HIV कम हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। 46% ऑफ द HIV के जो न्यू इन्फेक्शन है उनका कम होना बड़ी बात है। और ह्यूमन राइट, जस्टिस, हेल्थ सर्विसेज, ये आप याद रख ही सकते हैं ना। ये तो मतलब सिंपल है, बस आपको याद रखना पड़ेगा बाबू, IAS बाबू। लड़कियों को पुराने समय में पता है क्या बोलते थे, बबौनी। चलो फिलहाल, अब मेरी हंसी सुन के हंसी है जी, ऐसा कुछ नहीं, बीच में हंसा जा सकता है। ओके, इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज टू ट्रैफिकिंग, ये सारी चीजें होंगी। ओके, इतना तो याद हो गया होगा बाबू इन बबौनी। चलो, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फीमेल फोर्टिसाइड। बहुत ही मतलब हम लोग ऐसे नॉर्मल बात कर रहे हैं, बट फीमेल फोर्टिसाइड होता है अबॉर्टिंग द फीमेल इन द मदर्स वोम,
whereas female infanticide is killing girl child after her birth. 63 मिलियन मिसिंग गर्ल्स की बात हो रही है। इकोनॉमिक सर्वे ने बोला था कि भाई 63 मिलियन मिसिंग गर्ल हैं इन इंडिया अंटिल 2014। NFHS 4 बताता है कि कहीं ना कहीं बायस है फेवर ऑफ मेल्स बीइंग फर्स्ट बॉर्न किड। 927 फर्स्ट बॉर्न चिल्ड्रन हैड SRBs, okay, which indicates that 2.5% of first born girls are prenatally lost. Oh my god, तो मतलब प्रीनेटली 2.5% गर्ल्स बड़ा नंबर हो सकता है ऑफकोर्स। क्या है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, PCNDP, ये सब आपको याद करना होगा कि भाई एक चीज को आप देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आपने कहाँ इक्वालिटी में यूज किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आपने कहाँ यूज किया, एजुकेशन में यूज किया, है ना। तो ये सारी चीजें आप एक एक स्कीम याद रखिए, 10 जगह यूज करिए। और इसके लिए आपको एक नोटबुक बनानी पड़ेगी। यस, ओके, नोटबुक बनाइए और उसको यूज करिए। तो अब हम कल यहाँ से शुरू करेंगे, बहुत लंबा वीडियो नहीं करेंगे, सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस से कल शुरू करेंगे और करेंगे धीरे धीरे कंप्लीट। और सॉरी, मैं बीच में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से छोटी मोटी, थोड़ी बड़ी, छोटी छोटी ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी, नहीं करा मैंने ये सारी चीज़ें और नहीं करी मैंने रिकॉर्डिंग, बट करूँगी और लाती रहूँगी। बस आपका सहयोग ज़रूरी है, आप इसे आगे बढ़ाएं, वो मेरे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर होगा। कोई भी व्यक्ति हो, थोड़ा मोटिवेशन ऑफ कोर्स चाहिए होता है। हालांकि आई एम इंस्पायर्ड, आई कैन इंस्पायर यू एज वेल, बट ऑफ कोर्स आप लोग एक मेरे लिए फैक्टर हैं। आप लोग कुछ कमेंट करेंगे, कुछ बताएंगे मुझे, कुछ टिप्स बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तब तो बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको अच्छा रखें। ऑफ कोर्स अगर आपने नहीं भी देखा हो तो भी ईश्वर आपको अच्छा रखें, जिसने नहीं भी देखा है, जिससे कि वो अपना खुद का जो बुक्स है वो पढ़ें, अच्छे से कंसोलिडेट करें, सोचें कि हम कैसे एक चीज़ को कई जगह यूज़ करें। एंड दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।